नमस्कार एल साथियों। 80% तक अपन ने सोल्व कर लिया था। 81 से हम आगे बढ़ेंगे। 81 में जो प्रश्न है, व्हाट इज गिवन फॉर मेजर पेनल्टी चार्जशीट। बड़ी शास्ति के आरोप पत्र किस फॉर्म में दी जाती है? तो बड़ी शास्ति SF5 में दी जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित ये प्रश्न है और स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित 2 प्रश्न होते हैं। ये मुख्य 10-12 हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो 2 प्रश्न आपके आसानी से प्रत्येक पेपर में सही हो जाएंगे और ये 2 प्रश्न लगभग आते रहते हैं। प्रत्येक प्रश्न में स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित होते हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे अभी SF11 है तो ये माइनर पेनल्टी के लिए है। SF1 है जो आपके निलंबन के लिए है और SF10 है जो स्वीकृत कार्रवाई का आदेश के लिए है। इसके अलावा जो मुख्य है मैं और बता देता हूँ। इसके अलावा SF3 है जो निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए है। SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए है और SF8 है जो प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए है। SF6 है जो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना है और SF9 है जो आजकल हटा लिया गया है। और जो मुख्य रूप से जो 11A, 11B और 11C है वो भी मैं बता देता हूं आपको। 11A में छोटी शास्ति में बड़ी शास्ति की कार्रवाई है और SF11B है जो छोटी शास्ति में जांच करने की कार्रवाई है और 11C है जो SF11C है वो बड़ी शास्ति में छोटी शास्ति की कार्रवाई से संबंधित है। तो यहाँ जो बड़ी शास्ति के लिए पूछा था इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन बी ले लिया है, SF5 ले लिया है और ये 82 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर OBC इन प्रमोशन। तो OBC के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत पूछा है। तो सीधी भर्ती में तो ये 27% होता है। सीधी भर्ती में तो ये 27% होता है OBC के लिए। ST के लिए ये होता है सीधी भर्ती में 7.5 और SC के लिए होता है ये सीधी भर्ती में 15% होता है जो आपके डी में दे रखा है और सीधी भर्ती में ये 27% होता है जो दे रखा है। तो 7.5 ST, 15 SC और 27 OBC ये सीधी भर्ती में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। लेकिन यहाँ पदोन्नति के लिए पूछा है तो पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होता है OBC को, तो यहाँ 0 ले लेंगे, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। पदोन्नति में OBC को कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, वो ओनली ST SC को होता है। ओनली पदोन्नति में जो रिजर्वेशन है ओनली ST SC को होता है, ये यहाँ ध्यान रखें। प्रश्न नंबर जो 83 है, सिलेक्शन कमेटी शुड कॉन्स्टेट ऑफ ऑफिसर्स। ये इसमें अधिकारियों के शामिल होने की संख्या पूछी है कि चयन समिति में कितने अधिकारी शामिल होने चाहिए। तो ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 3 अधिकारियों की जरूरत होती है, 3 अधिकारी शामिल होने चाहिए। ऑप्शन बी है जो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 84 है, लेवल 6 तक की अराजपत्रित कर्मचारियों की APR लेवल 6 किस अधिकारी द्वारा भरी जाती है। तो देखिए APR की यहाँ बात हो रही है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है। पहले ये ACR थी, ACR का मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। 1/9/2008 के बाद 1/9/2008 के बाद ये APR हो गई है, इतना आप समझें। ये फुल फॉर्म भी इसकी याद रखें, पूछा जाता है। तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। तो APR ऑन नॉन गजेटेड स्टाफ इन लेवल 6 शैल बी फाइनलाइज्ड बाय ऑफिसर। तो ये JAG ग्रेड के अधिकारी द्वारा होती है, जो ऑप्शन डी में होता है। JAG यानी ग्रुप बी अधिकारी होता है, JAG ग्रेड ऑफिसर यानी ग्रुप बी
अधिकारी होता है, ग्रुप बी अधिकारी होता है। तो ये लेवल 6 की बात करें, लेवल 6 तक का अपना रेलवे में एमसीएम आ जाता है। आपका वेलफेयर इंस्पेक्टर भी लेवल 6 में आ जाता है, और आपका जेई है वो भी लेवल 6 में आ जाता है। आपका जो स्टेशन मास्टर है वो भी लेवल 6 में आ जाता है, और लेवल 6 की बेसिक होती है 35,400। इतना तो आपको रट गया होगा पढ़ते पढ़ते। तो ये यहाँ जेएजी आ जाएगा, ऑप्शन डी ले लेंगे अपन। अच्छा प्रश्न था साथियों। ये लो, इसी से रिलेटेड पूछ लिया, एपीआर का पूर्ण रूप पूछ लिया। एपीआर का पूर्ण रूप में अभी आपको ऊपर बता रहा था, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में सही है हम ये देख लेते हैं। तो जो आपका ऑप्शन सी है उसमें ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। ए से आप एनुअल ले लेंगे, पी से आप परफॉर्मेंस ले लेंगे, आर से आप अप्रेजल ले लेंगे, ए से आप अप्रेजल ले लेंगे, और आर से आप रिपोर्ट ले लेंगे। तो एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हो जाएगा। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 85 में सी हो जाएगा। एपीआर स्टैंड फॉर, अच्छा ये एपीआर से पहले एसीआर थी। एसीआर का मतलब आप जानते ही होंगे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। तो फिर ये क्या हुआ, 1/9/2008 के बाद इसको एपीआर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो 1/9/2008 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो 1/9/2008 को याद रखनी चाहिए। तो ये कन्वर्ट हुई थी। एक ये महिलाओं की 180 दिन की मैटरनिटी लीव इसी डेट से प्रभावी हुई थी। और इसके अलावा एक ये आपके एमएसीपी जो आई थी वो 1/9/2008 से ही लागू हुई थी। एमएसीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो ये भी यहाँ ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 86 है साथियों, हु कैन बी एलिजिबल फॉर सीजीए। यहाँ कंपनसेशन ग्राउंडमेंट अपॉइंटमेंट की बात हो रही है साथियों। अनुकंपाधार पर नियुक्ति की बात हो रही है। अनुकंपाधार पर नियुक्ति के लिए इनमें से कौन पात्र बन सकता है। तो वाइफ, सन, डॉटर, इनमें से सभी योग्य हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव कैन बी एलिजिबल। तो अपने यहाँ डी ऑप्शन ले लेंगे। इनमें से पत्नी भी हो सकती है अनुकंपा के आधार पर, पुत्र को भी दिया जाता है, पुत्री को भी दिया जाता है। तीनों योग्य हैं, इनमें से सभी योग्य हो सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर अपन डी ले लेंगे। यहाँ 86 में डी आंसर ले लेंगे। तो डी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा 86 में। 87 की बात करें साथियों, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम ईच यूनियन पार्टिसिपेट एट डिवीजन पीएनएम। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है और पीएनएम होता है। ये पीएनएम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ी डालिए। 1-2 प्रश्न हमेशा पीएनएम से होता है। ये 1/1/1952 से 1/1/1952 से वीवी गिरी 1/1/1952 से वीवी गिरी। ये थोड़ा सा यहाँ याद रखिए। पीएनएम का ये पूछा जाता है, 1952 पूछ लिया जाता है, ईयर पूछ लिया जाता है, डेट पूछ ली जाती है वीवी गिरी से। उस समय से ये लागू है रेलवे में। 1/1/1952 से वीवी गिरी द्वारा ही लाई गई थी। पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो पार्टिसिपेट की यहाँ संख्या पूछी है। तो पार्टिसिपेट से यहाँ जो पीएनएम में प्रत्येक यूनियन से कितने भाग लेते हैं, तो प्रत्येक यूनियन से 20 लेते हैं और 15 आपके वर्कशॉप से लेते हैं। तो यहाँ 20 आंसर ले लेंगे। प्रत्येक यूनियन से कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो 20 सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार 88 में चलते हैं। हाउ मेनी डेज एससीएल स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी गिवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पीएनएम। अच्छा, कितने दिन की पीएनएम के लिए कितने दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है, तो 3 दिन का मिलता है। रट डालिए, 3 दिन का मिलता है पीएनएम के लिए। ये भी पीएनएम से संबंधित प्रश्न था। तो पहला दूसरा ये 87 और 88 दोनों पीएनएम से संबंधित हो गए। तो ये 3 आंसर यहाँ ले लेंगे। 3 आकस्मिक देय अवकाश देय है। स्पेशल यानी एससीएल स्पेशल कैजुअल लीव 3 दिन का मिलता है पीएनएम के लिए। चलिए 89 में देख लेते हैं। SCSECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में वर्तमान में कितनी मान्यता प्राप्त यूनियन है। तो वहां पर जो मान्यता प्राप्त यूनियन है वो फिलहाल एक है, यहाँ एक ले लेंगे। ऑप्शन ए है, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे की बात कर रहा है।
हाउ मेनी रिकॉग्नाइज यूनियंस आर करंटली देयर इन SECR, तो वहाँ एक यूनियन वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए यहाँ अपन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 90 है, 90 है। रेलवे में पदोन्नति निम्न तरीकों से की जा सकती है। प्रमोशन इन रेलवेज कैन बी डन थ्रू मोड ऑफ, तो इसमें जो आपका दे रखा है वो दे रखा है, सिलेक्शन दे रखा है, सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी दे रखा है और ट्रेड टेस्ट दे रखा है। तो साथियों बात यहाँ ये है कि यहाँ सिलेक्शन भी पदोन्नति के तरीकों में अपनाई जाती है, सीनियरिटी और सुटेबिलिटी के आधार भी प्रमोशन होता है और ट्रेड टेस्ट के आधार पे भी होता है। तो हम यहाँ तीनों ही तरीकों को ले लेंगे। तो तीनों ही तरीकों को लेने का मतलब है कि आपके ये तीनों आंसर राइट हो जाएंगे। सिलेक्शन भी राइट है और सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी भी राइट है, ट्रेड टेस्ट भी राइट है, तो ऊपर के ऑल ऑफ अबव सभी सही है। तो यहाँ आप डी ऑप्शन यहाँ हम ले लेंगे, आपका प्रश्न राइट हो जाएगा। अब ये साथियों 91 है, नई पेंशन योजना जो आपकी NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, इसको आजकल नेशनल पेंशन सिस्टम बना दिया गया है, इसका नाम चेंज हो गया है, न्यू पेंशन स्कीम था, नेशनल पेंशन सिस्टम इसको बना दिया गया है और ये 1/1/2004 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू है वर्तमान में। तो इसकी डेट पूछी है यहाँ कि ये कब से लागू है, तो 1/1/2004 है, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। इसमें कई बार टीयर के बारे में पूछ लेता है, कितने टीयर होते हैं, तो इसमें 2 टीयर होते हैं, ध्यान रखिए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड 2 टीयर होते हैं, 2 स्तर होते हैं। कई बार इसमें ये भी पूछ लेता है कि कर्मचारी का कितना बेसिक डीए कटता है और रेलवे या नियोक्ता का कितना बेसिक डीए कटता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्मचारी का इसमें 10% बेसिक प्लस डीए होता है कर्मचारी का, ये तो होता है कर्मचारी का। और रेलवे नियोक्ता का होता है 14% बेसिक प्लस डीए, तो ये भी आप यहाँ ध्यान में रखें। यहाँ पूछा क्या था कि कब से है, 1/1/2004 से है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 91 में सी आप आंसर ले लेंगे। उसी प्रकार से 92 है, 92 में कह रहा है द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट इज ईयर्स। देखिए यहाँ इन्होंने पूछा है कि रेलवे में कितनी सेवा के बाद आप VRS ले सकते हैं। VRS का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो रेलवे में यदि आप 20 साल की सर्विस कर लेते हैं, रेलवे में आप रेगुलर मतलब 20 साल की सर्विस आप ज्वाइनिंग डेट से आपकी 20 साल की सर्विस हो जाती है, तो आप VRS के हकदार हो जाते हैं। और यदि 10 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और यदि 20 साल की सर्विस पे आप मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं, आप मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं। तो यहाँ आप 20 वर्ष ध्यान में रखिएगा और 15 वर्ष पे पेंशन आपकी पुनः रिस्टोर हो जाती है, ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। फिक्स आंकड़े हैं, इन्हीं से रिलेटेड बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार DCRG की राशि क्या है, DCRG की राशि का भी आंकड़ा फिक्स है, 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है। उसी प्रकार ऑन स्पॉट ड्यूटी ऑन ड्यूटी रेलवे कर्मचारी मरता है तो उसके लिए 25 लाख है। तो ये राशियां आप याद रखें और यही बार बार रिपीट होती है, यही बार बार आपसे पूछा जाता है, तो इस हिसाब से आप याद रखें। चलिए 93 है, भारतीय रेलवे में कितने प्रकार की पेंशन है। तो भारतीय रेलवे में जो प्रेजेंट में पेंशन है वो 6 प्रकार की पेंशन है। आप यहाँ डी आंसर ले लेंगे आराम से, तो 93 में आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से 94 है, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो अनुकंपा के आधार पर जब आप CGA ग्राउंड की बात हो रही है, कंपनसेशन एट ग्राउंड अपॉइंटमेंट, CGA, सी से मतलब कंपनसेशन एट, जी से मतलब ग्राउंड और ए से मतलब अपॉइंटमेंट। तो अनुकंपा के आधार पर न्यूनतम आयु वैसे तो 18 साल है, लेकिन इसमें 1 साल अपने GM महोदय इसमें कम कर सकते हैं, यानी 17 पे भी आपका अनुकंपा के आधार पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। और 2 साल इसमें रेलवे बोर्ड कम कर सकता है, 2 साल इसमें रेलवे बोर्ड कम कर सकता है, तो वो 16 पे भी ज्वाइनिंग दे सकता है और GM महोदय 17 पे दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ अपने को ये नहीं पूछा, ये उत्तर नहीं देना है। अगर वो पूछता है कि जीएम महोदय कितने वर्ष की छूट दे सकता है, तो 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष की छूट पे 17 पे ज्वाइनिंग हो सकता है। अगर वो प्रश्न में पूछता है कि रेलवे बोर्ड कितनी न्यूनतम आयु में छूट दे सकता है, न्यूनतम आयु में, तो 2 साल की रेलवे बोर्ड दे सकता है, तो ये 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई था नहीं, इन्होंने तो सीधा सीधा पूछा है यहाँ 94 में कि व्हाट इज द लोअर एज लिमिट फॉर कंपनसेशन एट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। तो यहाँ हम सीधा सीधा उत्तर ले लेंगे, 18 ले लेंगे। हम क्यों बताएं 16 क्यों बताएं 17 क्यों बताएं, ये तो जब है जब वो पूछे कि जीएम महोदय कितना मिनिमम आयु कितना कर सकते हैं, तो 1 साल कम कर सकते हैं, रेलवे बोर्ड 2 साल कम कर सकता है, जब देंगे। तो यहाँ तो सीधा सीधा उत्तर देना है, तो 18 साल अपन ले लेंगे। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 95 पे बहुत अच्छा प्रश्न है, आप पढ़ते रहते होंगे, कैट से संबंधित है। और कैट से संबंधित आपके जो एस्टेब्लिशमेंट के प्रश्न आते हैं, एपीओ हो, एएम हो, आपके वेलफेयर इंस्पेक्टर है, सीएसडब्ल्यूआई है, वेलफेयर इंस्पेक्टर है, सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, ओएस है, तो कैट का प्रश्न जरूर होता है। कैट का मतलब यहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है। कैट की फुल फॉर्म, कैट की फुल फॉर्म आपके यहाँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है। तो यहाँ प्रधान पीठ पूछी है, तो इसकी जो प्रधान पीठ पूछी है वो नई दिल्ली में है। कैट की जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है। और कैट की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1/11/1985 यानी 1 नवंबर 1985 को हुई थी। कैट की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1985 को हुई थी। ये डेट पूछी जाती है। मैं साथियों एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, जब मैं आपको प्रश्न सोल्व करा रहा होता हूँ, तो आप ये ध्यान रखें कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ, जो उससे रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ, वो ही बता रहा हूँ जो प्रश्न पत्रों में पूछी जा रही है। इसके अलावा मैं कोई भी बिना एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो बार बार प्रश्न पत्रों में पूछी जा रही है। इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन पे विशेष फोकस रखें, और हो सके तो अपनी डायरी में नोट कर लें। तो कैट की जो ये डेट पूछते हैं 1 नवंबर 1985, पूछी जाती है कि कैट की स्थापना कब हुई थी। तो कैट की स्थापना 1/11/1985 को हुई थी। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब सवाल ये है कि कैट की स्थापना क्यों हुई थी। कैट की स्थापना ये इसलिए हुई थी कि जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, जो इनकी प्रशासन से लड़ाई है, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, कर्मचारियों के जो आपस में मुद्दे हैं, प्रमोशन के मुद्दे हैं, या इनके जो भी प्रशासनिक मुद्दे हैं, तो ये इन मुद्दों को लेकर के कैट में जा सकते हैं। और कैट में फास्ट गति से अलग से बनाया गया है ताकि तीव्र गति से इनकी समस्याओं का समाधान, सुलझाना, निपटारा हो सके, ताकि कर्मचारी वहां जा सके। और इसकी यहाँ फीस भी रखी गई थी, तो उस समय 50 रुपए मिनिमम फीस रखी गई थी। क्यों की गई थी कैट की स्थापना, 50 रुपए पूछी जाती है इसलिए बताया है। कैट की स्थापना इसीलिए की गई थी, भाई ये कर्मचारी जो लड़ते हैं, इनके जो मुद्दे हैं प्रशासन के साथ, या जो पर्सनल कर्मचारियों के मुद्दे हैं, तो ये मुद्दों को इनके न्याय के लिए कैट बनाया गया था। और कैट इसलिए बनाया गया था कि फटाफट इन मुद्दों को सुलझाए, कर्मचारियों को तीव्र गति से न्याय मिले। लेकिन साथियों बड़े दुखद की बात है कि प्रेजेंट में जिस कैट को हम कर्मचारियों के लिए जाना जाता है, कि कैट में कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, पदोन्नति से संबंधित मुद्दे हों, या आपस में किसी प्रकार के मुद्दे हों, या किसी भी प्रकार के उनकी लड़ाई झगड़े हों, तो जब वो कैट में जाते हैं तो प्राय ये देखा गया है साथियों कि कर्मचारी रिटायर हो जाता है और उनके जो मुद्दे हैं, जो न्याय के मुद्दे हैं, वो सुलझते ही नहीं। कैट में ही 10-10, 15-15, 20-20 साल लंबित केस चल जाते हैं। तो जब तक तो वो रिटायर होके घर चले जाते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। जबकि बनाया तो इसलिए गया था कैट कि कर्मचारी को तुरंत 2-3 साल में न्याय मिल जाए। तो ये भारतीय संविधान की, भारतीय कानून की बड़ी इस जगह, मुझे भी कर्मचारियों से जब मैं मिलता हूँ, तो जब मुझे कर्मचारी बताते हैं कि सर हमारा कैट में केस 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो ये मुझे भी बड़ी दुखद बात है। तो
भारत सरकार को और जुडिशियल जो अपने हैं माननीय न्यायालय है, इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि कर्मचारियों के मुद्दे ज्यादा लंबित नहीं रखें, और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। चलिए साथियों, कोई बात नहीं, भारतीय न्याय प्रणाली है, ये लंबी भी खिंच जाती है। तो यहाँ कैट से बात हो रही थी, तो इसमें यहाँ तक अपन आ गए थे, तो इसलिए ये कैट की स्थापना की गई। और इसमें एक पूछा जाता है कि यदि आप जैसे मान लीजिए कैट है, तो कैट में जब आप याचिका दायर करते हैं, जब आप कैट में जाते हैं, तो कैट में आप जब आपके निर्णय चाहे पक्ष में आए चाहे विरुद्ध में आए, तो फिर कैट के बाद में कहाँ जाते हैं? तो कैट के बाद में पूछा जाता है, कैट के बाद में हम हाई कोर्ट जाते हैं। कैट के बाद में हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। यही अवस्था रहती है। यदि आप कैट में जीत जाते हैं या हार जाते हैं, तो कैट के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये भी आप यहाँ ध्यान रखें। एक एसएलपी का और पूछता है, एसएलपी का और पूछता है, तो एसएलपी का होता है स्पेशल लीव पिटीशन होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार एसएलपी की, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। एसएलपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, स्पेशल लीव पिटीशन होता है, स्पेशल लीव पिटीशन होता है, ये भी ध्यान रखें। तो चलिए 95 हो गया, 96 चलते हैं। यहाँ ZRTI का पूरा अभिप्राय पूछा है, यानी एब्रीवेशन से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न इस प्रश्न पत्र में अपने को देखने को मिले हैं। अच्छा प्रश्न पत्र है। तो ZRIT का यहाँ फुल फॉर्म की अपन बात करेंगे, तो ZRITI के लिए यहाँ जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में एक्यूरेट आपका बैठ रहा है। तो ये जोनल हो जाएगा, आर से ये रेलवे हो जाएगा, और टी से ये ट्रेनिंग हो जाएगा, और आई से इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए यहाँ आपका एक्यूरेट बैठ रहा है, और एब्रीवेशन का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 97 की बात करें साथियों, 97 है, इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपनसेशन एट अपॉइंटमेंट कैन बी गिवन सब्जेक्ट टू रूल एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल कंडीशंस। निम्न में से किस मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जा सकती है, यदि सभी नियम और शर्तों का पालन करते हुए? तो एक तो यहाँ VRS है, और एक चिकित्सा के आधार पे है, मेडिकल इनवेलिडेशन है, डेथ मृत्यु है, ऊपर के सभी हैं। तो यहाँ VRS के आधार पे भी दी जा सकती है, सही है, यदि कर्मचारी ले लेता है, VRS ले लेता है। मेडिकल ग्राउंड पे भी दी जा सकती है, मृत्यु की स्थिति में तो दी जाती है, ऊपर के सभी आ जाएंगे। तो ऑल ऑफ अबव आपका यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाएगा। यहाँ सीधी भर्ती का मामला आ गया है, और ये कई बार पूछा जाता है, मैं कई बार इसको वीडियो में रिपीट भी करता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है। अपने जो ग्रुप रेलवे में चलते हैं, वो 4 ग्रुप हैं, आप ये जानते होंगे। ए होता है, और दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है, और चौथा डी होता है। डी ग्रुप डी आप जानते हैं, बहुत फेमस है रेलवे में ग्रुप डी। तो ये कर्मचारी होते हैं ग्रुप डी। ग्रुप सी में भी कर्मचारी होते हैं, और ये जो ग्रुप ए है ये अधिकारियों का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप बी है ये भी अधिकारियों का ग्रुप है। तो जो ए और बी ग्रुप है वो अधिकारियों का है, और सी और डी कर्मचारियों का ग्रुप है। तो इन्होंने यहाँ इस प्रश्न में यही पूछा है कि इन चारों ग्रुप में से कौन से में सीधी भर्ती नहीं की जाती है। तो ए में तो जो भर्ती की जाती है वो सीधी भर्ती की जाती है, 50% की जाती है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। सी और डी में भी सीधी भर्ती की जाती है। ये जो बी ग्रुप है इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है, कभी भी इसमें सीधी भर्ती नहीं की जाती है, इसलिए श्रेणी बी यहाँ आ जाएगा। ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, तो यहाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती? तो ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है, ये आप ध्यान रखें। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि जहां तक मेरी नॉलेज में है बहुत बार ये पूछा जाता है, और बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 98 में भी ले लेंगे। सीधी भर्ती किस श्रेणी में नहीं की जाती? तो ग्रुप बी के अंदर सीधी भर्ती नहीं की जाती है, जबकि ग्रुप ए में भी सीधी भर्ती की जाती है, ग्रुप सी में भी सीधी भर्ती की जाती है, और ग्रुप डी में भी सीधी भर्ती की जाती है। अब 99 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा मॉड्यूल HRMS में लागू हो चुके हैं? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो ई पास भी HRMS में लागू हो चुका है, PF भी हो चुका है, APR भी हो चुकी है, और ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑप्शन डी ले लेंगे, तो ये राइट हो जाएगा डी। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सीनियर क्लर्क?
तो ये 20% का पेपर है, तो 20% ही एलडीसी की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपके बी ऑप्शन आ जाएगा, 20% एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो पावर लिपिक में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सीनियर क्लर्क, तो 20% है, तो 20% यहाँ बी में है, तो यहाँ बी आंसर ले लेंगे। अब राजभाषा के प्रश्न आ गए हैं साथियों। राजभाषा भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, 10 में से 10 इसमें आप सही कर लेते हैं तो बाकी के प्रश्नों में आपकी तैयारी अच्छा काम करती है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बने, तो राजभाषा अधिनियम जो बने थे वो 10 मई 1963 को बने थे, तो ऑप्शन ए ले लेंगे। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो एक गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी ले लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार कितने क्षेत्र हैं, तो ये 3 क्षेत्र हैं, क, ख, ग और अंग्रेजी के अनुसार ABC। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो आप जानते होंगे, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 105 है, इनमें से ख क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, तो ख क्षेत्र की मैंने ट्रिक बता रखी है, पंगु चंद्र मदान, तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तीनों ये सही हैं आपके, तीनों ये सही है, तो ऊपर के सभी यानी डी आंसर ले लेंगे, तो यहाँ डी राइट हो जाएगा। उसी प्रकार 106 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम क्या है, तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा तीनों हैं, तो ऊपर के सभी हो जाएंगे, तो डी आंसर आ जाएगा, ये भी आपके सही है। और यदि राजभाषा की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम 20 वीडियो मैंने पर्सनली राजभाषा के यूट्यूब पे डाल रखे हैं। यदि आप उन 20 वीडियो को राजभाषा का देख लेते हैं तो 10 में से 10% आप राजभाषा की बिल्कुल करेक्ट कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। मैंने पर्सनल तैयारी करवाता हूं, मैं राजभाषा की पर्सनल वीडियो डाल रखे हैं मैंने राजभाषा के। यदि राजभाषा के उन वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप 10 में से 10% राजभाषा के सही करके आओगे, ऐसा मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा चैलेंज है। तो चलिए 107 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के अधीन दिए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की रकम क्या है, तो इसमें आप कितना लेंगे बताइए। इसमें आप 1500 रुपये ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या, 1500 एक्यूरेट है, ये राइट है, यहाँ 1500 रुपये सही है। ग्रुप डी के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना अपेक्षित है, तो ग्रुप डी के जो कर्मचारी है उनको प्रबोध का ज्ञान होना जरूरी है, तो यहाँ ए ऑप्शन ले लेंगे। प्रश्न नंबर 109 है, साल में कितनी बार नियमित पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है, तो ये 2 बार चलाई जाती है, एक बार मई में, एक बार नवंबर में चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, 110 है जो पेपर का लास्ट है, अष्टम अनुसूची भारत का संविधान में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है, तो मैंने खूब राजभाषा में बताया है। राजभाषा के अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो राजभाषा में तो आप निपुण हो जाओगे। तो ये नेपाली भाषा है जो एकमात्र विदेशी भाषा है जो 22 भाषाओं में शामिल है, और एक जो अंग्रेजी भाषा है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो यहाँ नेपाली सी आंसर ले लेंगे 110 में। तो ये था साथियों आपका सीनियर क्लर्क का पेपर, जो कि बड़ा ही अच्छा पेपर था, और इसका ग्रुप में टेस्ट ले लिया था हमने, और अब आप वीडियो पे इस पेपर को देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने इस पेपर को इस प्रकार से तैयार किया है, यदि आपने इस पेपर को मेरे साथ सोल्व कर लिया तो आपने एक पेपर नहीं किया, आपने 10 पेपर सोल्व कर लिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए पेपर के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक आप हमारे देखते रहिए पिछले वीडियो जो डाल रखे हैं, करते रहिए तैयारी, पढ़ते रहिए हमारे नोट्स, और बढ़ते रहिए सफलता की ओर। हम फिर लाएंगे शीघ्र ही एक नया वीडियो, नए पेपर के साथ, नई टेक्निक के साथ, एक नए जोश के साथ। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नए वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय रेलवे।